हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? आज हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है टैक्सोनॉमी, जो बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, जो एग्जाम वाइज भी इंपॉर्टेंट है और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो जीवन है या जो हमारा पूरा लिविंग वर्ल्ड है उसमें कैसे हमने अपनी पूरी इस दुनिया को कैटेगराइज करके रखा, कैसे साइंटिस्ट आए और उन्होंने कैसे एक बैक्टीरिया को, एक प्लांट को, एक एनिमल को, एक मछली को कैसे मतलब क्लासिफाई किया। तो ये धीरे धीरे ये सब चीज हम टेक्सोनॉमी में पढ़ेंगे कि कैसे हम इन सबको क्लासिफाई कर पाए। ठीक है, तो ये बात स्टार्ट हो जाती है जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से भी पहले की बात है ये। तो वहां से लेके अभी तक इस पे काम होता ही रहा और होता भी रहेगा, क्योंकि नई नई चीज आती रहती है, उसको डिवाइड करना पड़ता है और उसको अपनी जगह पे रखना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी। और जिसने भी एलटी ग्रेड में बायोलॉजी का फॉर्म भर रखा है तो उसमें अगर आप सिलेबस को उठाकर देखते हैं तो सबसे पहला टॉपिक ही क्या है? टेक्सोनॉमी। तो मैंने यहाँ पर टेक्सोनॉमी से ही स्टार्ट किया है। तो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं टेक्सोनॉमी। और ये बहुत ज्यादा क्या है, मतलब आपको इसको बस सुनना है, ध्यान से सुनना है। ये एक एक कहानी की तरह मैं बताऊंगी और आपको सुनते जाना है, और इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे कैसे साइंटिस्ट आए और उन्होंने कैसे कैसे काम किया, उनकी कौन सी बुक्स आई और उन्होंने कौन से फील्ड में काम किया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम जो भी एलटी ग्रेड बायोलॉजी के लिए तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं। अ, तो जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें दो चीजें हमने पढ़नी पड़ती है, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी मीन्स क्या हो गया, जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, और बॉटनी क्या हो गया, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जूलॉजी के टॉपिक्स देखते हैं, जिसमें फर्स्ट ही क्या है, टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें टेक्सोनॉमी के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि टेक्सोनॉमी है ही क्या कि कैसे क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन को ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना। ठीक है, वही टेक्सोनॉमी है। कैसे, अभी हम देखते हैं। उसके बाद हम पूरा एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम में भी हम कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, सारे फाइलम्स को यहाँ पर कवर करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में सारा आ जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, जितना भी हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी है सारा कुछ एनिमल फिजियोलॉजी में आ जाएगा। जेनेटिक्स आएगा, बायोटेक्नोलॉजी आएगी, साइटोलॉजी में हम सब पढ़ेंगे, सेल के बारे में, सेल ऑर्गेनिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, जितना भी आता है ये सेल डिवीजन, सेल साइकिल, ये सब साइटोलॉजी में आएगी। इवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ फ्यू स्पीसीज, कुछ स्पीसीज दे रखी हैं, उनकी लाइफ साइकिल हमने पढ़नी है, जितने बायोमोलिक्यूल्स हैं, एनिमल टिश्यूज हैं, और जितने भी ह्यूमन डिजीज हैं, जितनी भी जेनेटिक डिजीजेज हैं, वो सब हम किसमें करेंगे? बायोलॉजी में कवर करेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा सिलेबस दे रखा है तो मैंने उसको छोटा सा मर्ज करके छोटा बना दिया है। ठीक है, इसके इसमें हम सारी चीजें कवर करेंगे। और अगर हम बॉटनी की बात करें तो इसमें बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई, लाइकेन, ये सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्लांट की एनाटॉमी, उसमें क्या, उसमें अंदर से हम प्लांट की पूरी एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसके बाहरी इंटरनल गुण भी पढ़ेंगे और एक्सटर्नल भी पढ़ेंगे। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्लांट्स में डिजीज कैसे हो जाती है, बायोटेक्नोलॉजी जो हम उसमें पढ़ेंगे जूलॉजी में, उसी को यहाँ पर प्लांट टेक्नोलॉजी भी देखेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें सब आ जाएगा, जितने भी हमने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और जेनेटिक कोड्स वगैरह सब इसमें आ जाएंगी। प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हल्का सा आइडिया हो गया सिलेबस के बारे में कि हम सिलेबस में जूलॉजी और बॉटनी में क्या पढ़ेंगे। तो हम कुछ पार्ट जूलॉजी का करेंगे, कुछ पार्ट बॉटनी का करेंगे, ऐसे धीरे धीरे ये हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता है कि बायोलॉजी में क्या होता है। बायोलॉजी का पहला ही क्वेश्चन ये बनता है, और ये सबको आता भी है, कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल। ठीक है, इनको हिंदी में अरस्तु कहते हैं। ये एक ग्रीक साइंटिस्ट, ये ग्रीस से हैं इसलिए इनको ग्रीक फिलोसोफर और साइंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, एक ग्रीक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने फिजिक्स में काम किया है, बायोलॉजी में काम किया है, जूलॉजी में काम किया है, पोएट्री में भी काम किया और पॉलिटिक्स में भी काम करा है, क्योंकि ये हर चीज में काम करते थे। लेकिन इन्होंने बायोलॉजी में, जूलॉजी जो एनिमल्स हैं उनमें कुछ ज्यादा ही काम किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, अरिस्टोटल इज द फर्स्ट जेन्युइन साइंटिस्ट इन हिस्ट्री। आज तक की हिस्ट्री में ये कहा गया है कि यही एक ऐसे जेन्युइन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ही रियल काम किया है। ठीक है, क्योंकि अरिस्टोटल अभी के नहीं, अरिस्टोटल जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके बर्थ से भी पहले के ये साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने तभी ये चीजें
कि कैसे ये सब चीजें इस दुनिया, ये इतनी बड़ी दुनिया है और इसमें इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, इतनी सारी लिविंग वर्ड है, तो उसको हम कैसे डिवाइड करें, कैसे ग्रुप्स में बांटे, तो ये इन्होंने तभी शुरू कर दिया था। ठीक है, इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी तो कहते ही कहते हैं, लेकिन इन्होंने जूलॉजी एनिमल्स में बहुत काम किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। उसके बाद इन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर ही दिया था, वैसे इन्होंने एनिमल्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करा, एनीमिया और इनीमिया। मतलब कि जिसमें जिसमें रेड ब्लड होता है उसको इनीमिया कहते हैं, और जिसमें नो रेड ब्लड, जिसमें रेड ब्लड होता ही नहीं है, उसको कहते हैं एनीमिया। ये सब हम चीजें आगे पढ़ेंगे, अभी बस आप सुनते चले जाओ। ठीक है, उसके बाद आए थे एक थ्रियोफ्रास्टस, इसको थ्रियोरास्टस पढ़ते हैं लेकिन लिखते हम इसको थ्रियोफ्रास्टस है। ये भी क्या था, देखो, ये जो ईसा मसीह है उनके जन्म से पूर्व 384 बीसी, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की ये बात हो रही है, 384 से 322, ये सब पीछे की बातें हैं। तो तब से इन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। इनको फादर ऑफ बॉटनी, जैसे अरिस्टोटल को क्या कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, इनको कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी। इनको एंशिएंट मतलब बहुत प्राचीन, जो बहुत पहले की है प्लांट टेक्नोलॉजी, उसका फादर भी कहते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको स्टोर का प्लांटेरम कहते हैं। ठीक है, ये जो बुक्स के नेम है ये याद होने चाहिए, ये ध्यान देना। और उसके बाद इन्होंने क्या करा था, जो प्लांट्स थे उनको फिर से 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। अरिस्टोटल ने 3 में करा था, इन्होंने 4 में कर दिया था। तो उन्होंने हर्ब, श्रब और ट्री की बाद एक अंडर श्रब को भी इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, उसके बाद जो एक नए साइंटिस्ट आए थे, कैरोलस लीनियस। ये क्या है, ये बहुत बात की बात है। इनका जो रियल नेम है उनको कार्ल वॉन लिन भी कहते हैं। क्या पता एग्जाम में पूछ भी ले कि कैरोलस लीनियस जो साइंटिस्ट थे उनका रियल नेम क्या है। उनका नेम है कार्ल वॉन लिन। ठीक है, जो इनका बर्थ हुआ था वो 23 मई 1707 को, और जो उनकी डेथ हो गई थी वो हुई थी 10 जैन 1778 में। अब देखो ये कब की बात है, अभी 1700 ईस्वी की बात चली है, लेकिन वो क्या थी, वो बहुत पहले की बात थी। ठीक है, ये 1700 में हम पहुंच चुके हैं, जैसे अभी हम 25 पहुंचे, तो कुछ ही जो सेंचुरी है पहले की बात ये है। ठीक है, लेकिन जो जो अरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस, ये सब बहुत जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो जो कैरोलस लीनियस थे वो एक स्वीडन में रहते थे, तो इनको स्वीडिश कहते थे। बॉटनी में काम करा है तो बॉटनिस्ट हो गए, और फिजिशियन भी, तो मेडिसिन प्लांट्स होते हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा था, मतलब उनको औषधि की बहुत ज्यादा नॉलेज थी, इसलिए उनको फिजिशियन, और जूलॉजी में काम करते थे तो जूलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये स्वीडिश, इनको स्वीडिश कहते हैं, बॉटनिस्ट कहते हैं, फिजिशियन कहते हैं, जूलॉजिस्ट कहते हैं, ये सब है। ठीक है, क्योंकि ये पहले बहुत ज्यादा इन चीजों में काम करते थे, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, तो जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने क्या करा था, टैक्सोनॉमी को प्रपोज किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ही पब्लिश इट फर्स्ट एडिशन बुक इन सिस्टेमा नेचुरा। ठीक है, इसको भी याद कर लेना। जो कैरोलस लीनियस है उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मतलब जो एक लिविंग वर्ड है उसमें उन्होंने बहुत सारे एनिमल देखे, बहुत सारे प्लांट्स देखे, तो फिर वो समझ नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया, उन एनिमल और प्लांट को ही डिवाइड कर दिया। तो ये हमें लीफ, रूट, मतलब जड़, तना, पत्ती, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है तो अलग कर दिया, जो एनिमल्स हैं तो उनको अलग कर दिया। तो इसका मतलब उन्होंने प्लांटी और एनिमिलिया करके वो डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, अगर आ गया कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो वो दिया था कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, तो उसके बाद आए जॉर्ज बेंथन एंड जोसेफ डाल्टन हुक। इनको बेंथन एंड हुकर की थ्योरी भी कहते हैं। अब देखो, अब इन्होंने कब काम किया, ये आगे, ये इनका जो बर्थ था वो 1800 में हुआ था और डेथ हो गई थी 1884 में। और ये जो हुकर साहब थे ये आए थे 1817 में, और इनकी जो डेथ थी वो 1911 में हो गई थी। इसका मतलब अब 18 जो सेंचुरी चल रही थी उसके बाद से इन्होंने इस पे काम करना शुरू करा। तो बोथ ऑफ देम वेयर क्यूरेटर ऑफ रॉयल बॉटनिकल गार्डन। तो दोनों क्या थे, क्यूरेटर थे बॉटनिकल गार्डन में, जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन होते थे उसमें ये काम किया करते थे। अब क्यूरेटर क्या होते हैं, क्यूरेटर वो होते हैं जो ये बॉटनिकल गार्डन होते हैं ना, उसमें जो साइंटिस्ट होते हैं, तो साइंटिस्ट ऑफ बॉटनिकल गार्डन इज कॉल्ड क्यूरेटर्स। ठीक है, तो क्यूरेटर जो बॉटनिकल गार्डन में साइंटिस्ट होते हैं, तो ये दोनों थे, बेंथन भी और हुकर भी। दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी थी जिसको जेनेरा प्लांटेरम कहते हैं। ठीक है, अब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी थे। कुछ मेरिट्स तो था कि जो क्लासिफिकेशन वॉज
नेचुरल, फॉर्मल, टाइप। अब जब मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताऊंगी तो बताऊंगी क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है। तो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, एक होती है नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो जो बेंथन और हुक थे, उनने क्या किया था, जो क्लासिफिकेशन था नेचुरल फॉर्मल के अकॉर्डिंग दिया था। तो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो नेचुरल फॉर्मल टाइप था। नेचुरल फॉर्मल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन था वो 2 टाइप का, एक नेचुरल फॉर्मल था, एक नेचुरल फाइलोगेमी था। ये सब चीजें मैं बाद में पढ़ाऊंगी। तो नेचुरल फॉर्मल में क्या आ रहा था कि उसका जो बाहरी गुण है उसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो रहा था। ठीक है, ये बहुत ही सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन था, लेकिन इसकी डिमेरिट्स क्या थी, जो क्लासिफिकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन फाइलोगेमी। तो इसका मतलब क्या था, नेचुरल जो फॉर्मल है ना, नेचुरल फॉर्मल में ओनली जो उसका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। और जो फाइलोगेमी होता है, फाइलोगेमी मतलब होता है जो उसके इंटरनल जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, उस पर बात नहीं की गई थी, इसलिए इसको बेस्ट नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये सबसे अच्छा माना जाता है बेंथन और हुकर। और उसके बाद साइंटिस्ट आए एक AW एक्लियर क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या करा, जो एक्लियर्स थे उन्होंने जो फाइलोगेमेटिक क्लासिफिकेशन दिया, जैसे अभी मैंने बताया था जो बेंथम और हुकर थे उन्होंने क्या करा था, जो फाइलोजेनेटिक्स था उस पर कोई बात नहीं करी थी। लेकिन जब ये आए थे क्लियर, इन्होंने क्या करा था, जो फाइलोगेमेटिक क्लासिफिकेशन था वो दिया था। तो इन्होंने जो प्लांट किंगडम था उसको क्या कर दिया, सब किंगडम में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो सब किंगडम था उनको क्रिप्टोगेमिया और फेनोरोगेमिया में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब जो क्रिप्टोगेमिया थी उन्होंने उसमें उन ऑर्गेनिज्म को रख दिया था जिसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं था, और जो फिनोरोगेमिया थे उसमें जिसमें सेक्स ऑर्गन था, ऐसे करके उनको डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो भी क्रिप्टोगेमिया थे उसको उन्होंने फिर से 3 डिवीजन में कर दिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये सब चीजें हमें आगे जाके पढ़नी है। थैलोफाइटा क्या होता है, थैलो मतलब पता ही है, थैलस मतलब जिसमें जैसे हमें लीव लाइव स्ट्रक्चर दिखेगा वो, लेकिन लीफ नहीं होगा, लीफ के कैरेक्टर नहीं होगा, एक पूरा पत्ती जैसा हमें स्ट्रक्चर दिखेगा, थैलोफाइटा। और फिर आ गया ब्रायोफाइटा और फिर आ गया टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। और फेनोरोगेम्स में 2 डिवाइड कर दिया, पता ही है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसमें फ्लावर नहीं होते हैं, इसमें फ्लावर होते हैं, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आए थे ओस्वाल्ड टिप्पो। ओस्वाल्ड टिप्पो ने क्या करा था, बिगेस्ट फाइलोगेमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। जो ये AW क्लियर क्लासिफिकेशन था, इन्होंने फाइलोगेमी में क्लासिफाई तो करा, लेकिन इतना काम नहीं करा जितना किसने किया, ओस्टवाल्ड टिप्पो ने। इसने हर एक करेक्टर को रखा। ठीक है, इन्होंने कंप्लीट क्लासिफिकेशन दिया। जैसे प्लांट किंगडम को इन्होंने सब किंगडम में तो डिवाइड करा, इन्होंने क्या कहा कि हम इसको थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा में मतलब डिवाइड करते हैं। इसका मतलब हो गया जो थैलोफाइटा है उसमें एम्ब्रियो नहीं होगा, और जो एम्ब्रियोफाइटा है उसमें एम्ब्रियो होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, उन्होंने सेक्स ऑर्गन के अकॉर्डिंग बताया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एम्ब्रियो के बारे में बता दिया। तो उसका मतलब कि वहां पर एम्ब्रियो बनेगा ही नहीं, और यहाँ पर क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा। जैसे एम्ब्रियोब्लास्ट, अब जिसमें नहीं बनेगा उसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसमें बनेगा उसको भी उन्होंने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया था। और किस बेसिस पर, वस्कुलर टिश्यूज, मतलब जो जाइलम, फ्लोएम, ये वस्कुलर टिश्यूज होते हैं ना, ये सब भी हम किस में पढ़ेंगे, प्लांट एनाटॉमी में पढ़ेंगे आगे चलकर, जिसमें इन्होंने एड्रेटिया और ट्रेट्रेटिया इसमें कन्वर्ट कर दिया। जिसमें वस्कुलर टिश्यूज नहीं थे उसको एड्रेक्टिया कह दिया, और जिसमें वस्कुलर प्रेजेंट थे उसको ट्रेचिटिया कह दिया। ठीक, इन्होंने क्या बोला कि जैसे इन्होंने कहा कि जैसे कोई भी एक किंगडम है, जैसे प्लांट ही हो गया। ठीक है, प्लांट के बारे में पढ़े तो किंगडम क्या हो गया, प्लांट हो गया। तो डिवीजन क्या हो गया, स्पर्मेटोफाइटा हो गया, जिसमें इन्होंने 202 फैमिलीज के बारे में स्टडी करी थी, और क्लास में इन्होंने डिवाइड कर, जैसे डाइकोटिलिडियन, जिम्नोस्पर्म, मोनोकोटिलिडियन। इसमें इन्होंने 165 फैमिलीज को स्टडी डाई कॉटिलिडियंस में, और 3 फैमिलीज को जिम्नोस्पर्म में, और 34 फैमिलीज को किसमें, मोनोकोटिलिडियंस में। ये इन्होंने स्टडी करी थी। तो मैंने जैसे क्या बोला, किंगडम बोला, डिवीजन बोला, क्लास बोला, ये क्या है, एक टेक्सोनॉमी हायरार्की है। टेक्सोनॉमी हायरार्की क्या होती है, मतलब कि जो चली आ रही है, सबसे पहले किंगडम होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर क्लास होगी, फिर ऑर्डर होगा, फिर फैमिली होगी, फिर जीनस होगी, फिर स्पीसीज। मतलब ये हायरार्की चली आ रही है। जैसे इतना पूरा वर्ड है, अब हम उसको डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले पूरा लिविंग वर्ड है तो उसको दो
हिस्सों में बांट दिया था, ठीक है। एनिमल किंगडम तो प्लांट किंगडम। अब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किंगडम क्या हो जाएगा, वो एनिमल किंगडम हो जाएगा। उसके बाद फिर उसको डिवाइड करेंगे तो डिवीजन हो जाएगा। तो किस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जो डिवीजन होता है ना, वो हम प्लांट में पढ़ते हैं और वहां पर हम पढ़ेंगे फाइलम, ठीक है। जब हम एनिमल की बात करेंगे तो वहां पर हम फाइलम पढ़ेंगे, लेकिन जो प्लांट्स की, जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम वहां पर डिवीजन लिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। तो जैसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था, उसी तरह फिर आई एक थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन थ्योरी, जो किसने दी थी, बाय अर्नेस्ट हिकल ने। अब सबकी क्या करने हैं हमें, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, सेवन किंगडम क्लासिफिकेशन, इन सब के साइंटिस्ट को हमें याद कर लेना है। किसी भी साइंटिस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे अर्नेस्ट हेकल ने क्या करा थी, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन थ्योरी दी थी, जिसमें प्लांट्स और एनिमल के साथ साथ फिर इन्होंने प्रोटिस्टा को भी रख दिया था, ठीक है। ये सब हमने आगे चलकर पढ़ना है, बस हमें अभी इतना ध्यान रखना है कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था और उनको उन्होंने किस किस में डिवाइड कर दिया था, तो एनिमल्स, प्लांट्स और प्रोटिस्टा में। उसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आई थी, जो कोपलैंड ने दी थी, जिसमें इन्होंने प्लांट्स तो रखे थे, एनिमल्स भी रखे थे, प्रोटिस्टा के साथ उन्होंने फिर मोनेरा को इंक्लूड करा, ठीक है। उसके बाद आई थी फिर आज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, सबको पता है, ये बहुत इंपोर्टेंट भी है, डॉक्टर आर एस विटेकर ने दिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांट, एनिमल्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा और इन्होंने यहाँ पर फंजाई को भी डिवाइड कर दिया, क्योंकि इन्होंने क्या देखा ना, सब जैसे प्लांट्स है वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, एनिमल्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मोनेरा मोनेरा भी क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं, स्पेरोफाइट्स भी होते हैं। जो फंजाई था उन्होंने भी देखा कि ये ऑटोट्रॉप्स के भी ले रहा है, कुछ फंगाई हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं, और कुछ ऐसे ऐसे कर करके इन्होंने एक नया खोज करी, जिसको उन्होंने फंजाई कहा, और उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई को भी ऐड कर दिया। अब एक और आती है इसको सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने क्या करा, इसमें थ्री डोमेन दिए थे, इसलिए थ्री डोमेन एंड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कह दिया। ये कार्ल बोस ने दिया था, जैसे आर्किया, यूकेरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। ये तो क्या हो गए, थ्री डोमेन हो गए। अगर डोमेन पूछेंगे तो आर्किया क्या है, एक डोमेन है, यू बैक्टीरिया एक डोमेन है, और यूकेरिया भी एक डोमेन है, ठीक है। लेकिन जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसका मतलब है कि आर्किया एक किंगडम है, यू बैक्टीरिया एक किंगडम है, और यूकेरिया के जो चार ये किंगडम है, तो चार ये, पांच ये, छह ये, तो इन सबको क्या कहा, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। यूकेरिया में क्या क्या आ गए, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटिंग, ठीक है। तो प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांट्स और आर्किया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। ये सब चीजें हम कौन है क्या है आगे पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना कि थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन या थ्री डोमेन एंड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्ल वोस ने दिया था। अब हम थोड़ा सा टेक्सोनॉमी के बारे में जान लेते हैं कि टेक्सोनॉमी है क्या। टेक्सोनॉमी दो शब्द से मिलकर बनी है, टेक्सिस और नोमस। सबको पता है कि टेक्सिस मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, और नोम्स मतलब होता है लॉ। मतलब कि किसी भी, जब हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, जितने भी हमने लिविंग वर्ड के बारे में पढ़ रखा है, उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, मतलब इस लिविंग वर्ल्ड में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उनको क्या करा था, एक अरेंजमेंट किया था, उनका अरेंजमेंट किया था किसी लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के, उनको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उनका अरेंजमेंट करना ही क्या होता है, टेक्सोनॉमी, ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। किसी भी चीज का एक सिद्धांत होता है, उसका प्रोसीजर होता है कि कैसे उसको क्लासिफाई करा। ऐसे नहीं कि खाली कुछ कुछ करके रख दिया, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है, और फिर उसका साइंटिफिक नेम रखते, इंटरनेशनल जो साइंटिस्ट होते हैं वो सब मिलकर क्या करते हैं, उनका नाम रखते हैं। जैसे टेक्सोनॉमी वर्ड वाज प्रपोज्ड बाय ए डी कैंडोल, मतलब इन्होंने जो टेक्सोनॉमी पे सारा काम कैरोलस लीनियस ने स्टार्ट करा था, लेकिन प्रपोज्ड ए डी कैंडोल ने ही कर दिया था बहुत पहले। इन्होंने बस सोचा था कि और इस तरीके से टेक्सोनॉमी करी जाए, तो ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाए, जो सेम है उनको एक जगह रखा जाए, जो डिफरेंट है उनको अलग रखा जाए, जिनका नाम नहीं है उनका नाम रखा जाए। तो उन्होंने ये बात बहुत पहले कर दी थी, तो प्रपोज तो उन्होंने बहुत पहले कर दिया था, लेकिन काम आगे चलकर कैरोलस लीनियस ने किया था इस पे, ठीक है। और जो टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स, अब टेक्सोनॉमी हम क्यों पढ़ते हैं, वो क्या क्या करता है, सबसे पहले तो वो आइडेंटिफिकेशन करता है, ठीक है। टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं, हम किसी भी चीज की सबसे पहले
पहचान करते हैं। अब पहचान कैसे करते हैं? पहचान मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको देख रहे हैं और पहचान रहे हैं। पहचान करने का मतलब जिसकी पहले से खुद की पहचान है। जैसे हम अपने कहीं ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी स्कूल में जाते हैं तो एक आइडेंटिटी कार्ड लेते हैं, तो इसका मतलब ये हमारी पहचान है। इसको देखते ही लोग हमें पहचान जाएंगे, तो वही यहाँ पर है आइडेंटिफाई। जो पहले से पता है उसको क्या करा उन्होंने, आइडेंटिफाई करा। फिर उसको क्लासिफिकेशन, फिर उसका उन्होंने क्लासिफिकेशन करा। जो पहचान वाले हैं उनको रख दिया होगा, जो नहीं वाले हैं उनको एक जगह रखा होगा। फिर धीरे धीरे उनका नॉमेनक्लेचर मतलब नामांकन या उनका नामकरण किया। बाद में नाम, जो नाम था उनको रखा, या नहीं था तो फिर उनको रखा, कैसे कैसे। देखो अब आइडेंटिफिकेशन में तो क्या हो गया, जैसे रिकॉग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ ऑलरेडी नोन कैरेक्टर्स, जैसे पहले से जो पता होते हैं उन कैरेक्टर्स को रखा। क्लासिफिकेशन कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ इजिली ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर्स, मतलब जो आसानी से हमें कैरेक्टर्स हो जा रहे थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफाई करा। और नॉमेनक्लेचर में क्या कर दिया, नेम्ड अकॉर्डिंगली टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स। ऐसे नहीं कि अपने मन से नाम रख दिए, जो इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग फिर क्या करा, जिसका नाम नहीं पता था उनका नाम पता किया या साइंटिफिक नेम उनके रखे गए। ठीक है। अब टैक्सोनॉमी कितने टाइप की होती है? टैक्सोनॉमी भी एक होती है सिस्टमैटिक्स। यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ये एक लैटिन शब्द है जिसका नाम है सिस्टमा। सिस्टमा मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कैसे करा जाए उसको कहते हैं सिस्टमा। और इस सिस्टमा से ही क्या बना, सिस्टमैटिक्स। ठीक है। इसका प्रपोज सबसे पहले वही कैरोलस लीनियस ने ही दिया था इसको। इट इंक्लूड ओनली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ बोथ प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या प्लांट्स हैं उनमें केवल बाहरी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो हमें दिख रहा है बस उसी की स्टडी किया। सिस्टमा में मतलब जो हमें दिख रहा है, जैसे फूल पत्ती कुछ भी हमें जो दिख रही है, ठीक है, उसके अंदर उसकी एनाटॉमी नहीं करी, उसको काट के उसका सेक्शन करके अंदर का जो उसका एनाटॉमी होती है उसके बारे में कुछ चीज नहीं देखी। बस यहाँ पर ये देखा कि इसकी जड़ें कैसी हैं, इसकी पत्ती कैसी हैं, फूल कैसे हैं, जो बाहरी कैरेक्टर्स होते हैं उनमें क्या करा इन्होंने, उसको इंक्लूड करा सिस्टमेटिक्स। उसके बाद न्यू सिस्टमेटिक्स थ्योरी आई थी, उसमें क्या करा था, इसको क्या था, जूलियन हेक्सले ने। ठीक है। इसको प्रपोज किसने किया था, जूलियन हेक्सले ने। इन्होंने इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। जैसे पहले अगर लीफ के बारे में पढ़ा है तो उसकी एनाटॉमी भी पढ़ी होगी, रूट के बारे में पढ़ा है तो उसकी भी एनाटॉमी पढ़ी होगी। तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्ट्रक्चर्स को, दोनों कैरेक्टर को लिया गया। और ये इन्होंने किसमें मदद करी, आइडेंटिफाई इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, एक दूसरे की इंटर रिलेशनशिप। क्योंकि जब लीफ की अंदर से एनाटॉमी सेम लग रही होगी तो उन्होंने इजीली इनको क्या कर दिया होगा, आइडेंटिफाई कर दिया होगा। ठीक है। उसके बाद आया साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो मतलब क्या हो जाता है, सेल, और टैक्सोनॉमी मतलब तो हमें पता ही है, अरेंजमेंट किसी चीज का। तो इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब कि सेल मतलब क्या होता है, सेल के अंदर क्या क्या होते हैं उनके बारे में इन्होंने काम किया। जैसे उसमें क्रोमोसोम्स कितने हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे है, उसका बिहेवियर कैसा है, और उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है। तो ये सब किसमें आ गई, साइटोटॉक्सिनोमी। और जो केमिकल टैक्सोनॉमी है उसमें ऑब्वियसली केमिकल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। जैसे इट इज बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ प्लांट्स, जैसे उसमें एल्कलॉइड्स है, अमीनो एसिड्स है, टैनिन्स है, कैरोटेनॉइड्स है, एरोमेटिक्स कंपाउंड्स है, मतलब कोई भी चीज, अमीनो एसिड्स का उसमें सीक्वेंस देखा होगा, कैरोटेनॉइड्स का देखा होगा, एरोमेटिक मतलब कि कुछ खुशबू वाले होते हैं, और जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गया, फैटी एसिड्स हो गया। तो इन सबको भी उन्होंने क्या करा था, इसके अकॉर्डिंग भी क्या करा था, डिवाइड किया था। ठीक है। उसके बाद हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी पूछ लेता है कि किसने दिया था। अगेन ये टैक्सोनॉमी का पूरा काम कैरोलस लीनियस का था। तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर भी किसने दिया था, इसको कहते हैं द्विनाम पद्धति। ठीक है। मतलब कि दो नाम दिए थे किसी भी, जैसे एक इंडिविजुअल है तो उसका नाम दिया था। जैसे हम लोग हैं तो ह्यूमन, तो क्या होता है हमारा जो साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। तो ये क्या हो गई, दो हो गया। इन्होंने किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। कैटेगराइज एंटायर लिविंग वर्ल्ड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल में इनको बांटा था। ही प्रपोज्ड साइंटिफिक नेम फॉर देम, और इन्होंने उसका साइंटिफिक नेम भी दिया था। ही वाज द फादर ऑफ बायोनोमिकल। अगर आ जाएगा बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर के फादर कौन थे, वो भी कैरोलस लीनियस थे। टैक्सोनॉमी के भी वही थे, एनिमल टैक्सोनॉमी के भी वही थे, और
और जो प्लांट टेक्सोनॉमी के थे वो भी कौन थे, कैरोलस लिनियस थे। ही प्रपोज साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट इन बुक स्पीसीज प्लांटेरम, एक स्पीसीज प्लांटेरम आई थी, उन्होंने उसमें सारे साइंटिफिक नेम लिख दिए थे प्लांट्स के। ही प्रपोज साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल इन हिज बुक, अगर प्लांट की जो नेम होगी वाली बुक होगी स्पीसीज प्लांटेरम, और जो एनिमल्स के नाम होंगे वो होगी सिस्टमा नेचुरा। ये दो बुक्स थी जिसमें इन्होंने प्लांट्स के साइंटिफिक नेम और एनिमल साइंटिफिक नेम लिखे थे, ठीक है। उसके बाद जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, फीचर्स एंड रिलेशनशिप्स, मतलब किसी भी करेक्टर, किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या करेक्टर है, उनके क्या फीचर है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करा था, उसका क्लासिफिकेशन किया था। ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स, तो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था उन्होंने 3 तरीके से बताया था, जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और नेचुरल क्लासिफिकेशन। जो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन होता है ये तो इन्होंने क्या करा था, बस बाहर से देख के कर लिया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या था, किसी भी एक करेक्टर को उठाया उन्होंने और उसका क्लासिफिकेशन कर दिया था। लेकिन जो नेचुरल क्लासिफिकेशन था उसमें उन्होंने बहुत सारे करेक्टर्स को लेकर उनका क्लासिफिकेशन किया था। अब जो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना, ये जो 3 टाइप के हैं, प्रैक्टिकल, आर्टिफिशियल और नेचुरल, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। आज मैं इसको यहीं पर खत्म करती हूँ, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन है इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन जितना भी मैंने अभी बताया है कि कौन टैक्सोनॉमी के फादर थे, कौन प्लांट टैक्सोनॉमी के फादर थे, कौन एनिमल टैक्सोनॉमी के फादर थे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, 4, 5, 6 और 3 डोमेन और 6 क्लासिफिकेशन किसने दिया था, 7 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डॉक्टर R.H. विटेकर ने, जो बहुत इंपोर्टेंट है, वो कभी भी आ जाता है। फिर हमने उसमें एनिमल, प्लांट, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा ये सब पढ़े थे। तो ये सब चीजें अभी आप दिमाग में रख लो, ये सब अगर बार बार देखते रहोगे, सुनते रहोगे तो ये सब चीजें समझ आने लग जाएंगी। उसके बाद जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके बाद तो हमें फिर क्लासिफिकेशन करना है कि कैसे कैसे क्लासिफाई हुई चीजें, ठीक है। वो चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम टेक्सोनॉमी को यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आजकल तो हाइप भी चला है तो हाइप कर दीजिए। और भी बहुत बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं जो आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। LT ग्रेड बायोलॉजी की मैं यहाँ पर तैयारी करवा रही हूँ। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्ट रखते हैं और उनको लगता है कि उनको कुछ चीज समझ आ रहा है, और समझ तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे, बहुत ही इजी वे में यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास। टिल देन, बाय।